हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। प्रीवियस सेशन में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ये जानना है, ये समझना है कि हमारी बॉडी में मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसलिए प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम A to Z पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में और आगे बढ़ें और कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करें, मैं ये चाहती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं इसी के ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। और इसीलिए आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे डीबीपी नंबर 7 और यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे डीपीपी नंबर 7। ओके, चलो आ जाते हैं हम अपनी डीपीपी पर। अच्छा हाँ, डीपीपी को सॉल्व करने के पहले मैं ज़रा बात करना चाहती हूँ उन बच्चों से जो पहली बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं, मतलब कि वो बच्चे जिनको शायद अभी तक ये नहीं पता है कि उन्हें टॉपिक वाइज डीपीपीज मिल कहाँ से सकती हैं। तो अब वो बच्चे ज़रा मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे। बेटा, मेरे हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर में पढ़ाए गए टॉपिक की डीपीपी को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो हम आपको टॉपिक वाइज डीपीपीज दे रहे हैं ये हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, मतलब कि इन डीपीपीज के हम आपसे चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। तो हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक होगी, उस लिंक से टॉपिक वाइज डीपीपी को डाउनलोड कर लेना। डीपीपी को डाउनलोड करने के बाद आपका अगला काम क्या होना चाहिए, उस डीपीपी में दिए गए सवालों को आप सबसे पहले आप अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश किया करो। फिर अगर कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है या कोई सवाल नहीं बन रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे उस डीपीपी का सल्यूशन वाला वीडियो देख लिया करो अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपने पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और हर टॉपिक के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं अपनी डीपीपीज के थ्रू। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहती थी, मैंने दे दी है। और अब हम अपने आज के इस सेशन की जो डीपीपी है उसके ऊपर वापस से आ जाते हैं। और देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मतलब बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो अब हम इसको और इंतज़ार नहीं करवाते हैं, फटाफट से इसको अपन रीड कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। आ जाओ। मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन इज। थॉरेक्स एंड एब्डोमेन के बीच में एक मस्कुलर पार्टीशन पाया जाता है। उस मस्कुलर पार्टीशन का नाम क्या है या क्या है वो मस्कुलर पार्टीशन? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन सी डायफ्राग्म या लास्ट ऑप्शन डी स्टर्नम। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने इस सवाल का सही जवाब मार्क किया होगा, ऑप्शन सी डायफ्राग्म। जिस बच्चे ने मेरा पिछला लेक्चर लगा लिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, उस बच्चे से ये सवाल बिल्कुल चुटकियों में बन गया होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डायफ्राग्म के बारे में बताया था। क्या बताया था यहाँ पर एक बार फिर से देख लो। सपोज ये है एक इंसान की बॉडी, ये है एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी, लाइक दिस, दिख रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब होता क्या है कि एक इंसान की बॉडी में ना बेटा यहाँ पर एक खाली जगह पड़ी होती है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक खाली जगह होती है, एक स्पेस होती है, इसको अपन कैविटी भी बोलते हैं। अब क्योंकि कैविटी बॉडी की है तो इसलिए अपन इसको बॉडी कैविटी बोल देते हैं। सो दिस इज बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। अब बेटा ये जो बॉडी कैविटी है ना ये इतनी भी मतलब खाली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अपने जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सब के सब इसी बॉडी कैविटी में पाए जाते हैं। ये एक अच्छी बात है। ठीक है,
अब होता क्या है कि इस बॉडी कैविटी में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मसल्स का बना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एक्चुअली एक पार्टीशन का काम करता है। पार्टीशन का मतलब समझते हो ना, बंटवारा। तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बॉडी कैविटी में, और उसको हम मस्कुलर पार्टीशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वाकई में बंटवारे का ही काम करता है। कैसे? तो बेटा वो बॉडी कैविटी को ना दो पार्ट्स में बांट देता है, डिवाइड कर देता है। ये देखो, ये है वो मस्कुलर पार्टीशन, ये दिख रहा है, ये दिस इज मस्कुलर पार्टीशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। क्यों बोल रहे हैं पार्टीशन? क्योंकि वाकई में इसने बंटवारे का काम करा है। कैसे बंटवारे का काम करा है? इसने पूरी देखो बॉडी कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बेटा, है ना, पार्टीशन के ऊपर वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? थॉरेक्स बोलते हैं, थॉरेक्स। और नीचे वाले हिस्से को एब्डोमेन कहते हैं, एब्डोमेन। थॉरेक्स वाले रीजन में ये जो आपको कैविटी नजर आ रही है, इसे अपन क्या बोलेंगे? थोरैसिक कैविटी। थॉरेक्स की मतलब थॉरेक्स वाले रीजन में जो कैविटी है क्या बोलेंगे? थोरैसिक कैविटी। सो दिस इज थोरैसिक कैविटी। मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं, हाईलाइट। ये देखो, दिस इज थोरैसिक कैविटी, ठीक है। और एब्डोमेन रीजन में जो कैविटी है उसे अपन क्या बोलेंगे? दिमाग लगाओ, एब्डोमिनल कैविटी। और क्या? सो दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, ये वाली। अब लिख भी देते हैं, आ जाओ। ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी, और ऊपर वाली हो गई ये थोरैसिक कैविटी, है ना। तो देखो ना, वाकई में इसने क्या करा? इसने क्या करा? इस मस्कुलर स्ट्रक्चर ने उठा करके बॉडी कैविटी का बंटवारा कर दिया। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? पार्टीशन बोलते हैं, मस्कुलर पार्टीशन। और इसी मस्कुलर पार्टीशन का नाम है डायफ्राग्म। इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया? इसका रोल समझ में आया? और केवल इतना ही रोल नहीं है डायफ्राग्म का कि तुम सोचो कि अच्छा बॉडी कैविटी को दो रीजन्स में डिवाइड करना, थॉरेक्स में और एब्डोमेन में, बस यही इसका काम है। नहीं 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 नहीं, ये तो काम है ही इसका। एक और काम है इसका, रेस्पिरेशन में, या टू बी मोर स्पेसिफिक ब्रीदिंग में। जो हम एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है डायफ्राग्म। वो तो बॉडी में इसकी पोजिशनिंग ऐसी है, लोकेशन ऐसी है कि इसके चक्कर में होता क्या है, पूरी बॉडी कैविटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि हाँ ये पार्टीशन, ये पार्टीशन। वो तो उसकी पोजीशन के कारण ऐसा हो गया है, जानबूझ के इसने ऐसा नहीं करा है। लेकिन जानबूझ के करता क्या है? ब्रीदिंग में हेल्प करता है। आगे जाकर के जब हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में, तो आपको वहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको डायफ्राग्म का रोल पढ़ाऊँगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने ऑप्शन सी ही मार्क किया होगा, और जिस बच्चे ने नहीं करा है ऑप्शन सी मार्क, कुछ और ऑप्शन मार्क कर दिया है, मतलब कि वो बच्चे जिनका इस सवाल का जवाब जो है वो सही नहीं आया, तो वो बच्चे घबराएंगे नहीं, ना ही वो अपसेट होंगे, ना ही वो डिसअपॉइंट होंगे। क्योंकि बेटा अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस में गलतियाँ होती हैं। जैसे कि हर डीपीपी में मैं आपको 10 सवाल दे रही हूँ, 10 सवाल में से अगर आपके 6 सवाल भी गलत हो रहे हैं तो आपको उदास नहीं होना है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में गलतियाँ होती हैं, और इन गलतियों से ही आपको आगे जा कर के सीखने को मिलता है। जैसे कि सपोज़ ये वाला आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत मार्क कर दिया, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अरे हाँ ये सवाल हमारा गलत हो गया था, इसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन बी नहीं था, ऑप्शन सी था, डायफ्राग्म था। और अगर ऐसे ही सवाल फिर आपके स्कूल एग्ज़ाम में आ जाए, बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया, तो तुरंत वहाँ पर आपकी बत्ती जलेगी कि हाँ यार प्रैक्टिस में हमने ये वाला क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया था, अब बिल्कुल सही करेंगे। तो प्रैक्टिस में गलतियाँ होंगी, उसको आप एक्सेप्ट करो और उन गलतियों से सीखो, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आई जाते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं, यानी कि जब हम एयर इनहेल करते हैं, तो जो हमने सांस बॉडी के अंदर ली है, मतलब जो हमने एयर इनहेल करी है बेटा,
वो एयर कहाँ जाएगी, पैसेज पूछा गया है आपसे एयर का। कब? जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल नहीं, जब हम इनहेल करते हैं तो एयर कहाँ जाएगी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वही आपसे पूछा गया है। आ जाओ देख लेते हैं ऑप्शंस क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए बोलता है कि भाई सबसे पहले तो वो जाएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से वो जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से वो जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से वो जाएगी लंग्स में, और लंग्स से फिर क्या होगा, फिर वो आने वाली है नोस्ट्रल्स में। अरे भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही उटपटांग सा रास्ता नहीं हो गया। ऑप्शन ए तो पढ़ते साथ ही लग रहा है कि गलत है, पर चलो अपन आगे के ऑप्शंस रीड करते ही हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कि नहीं भैया, सबसे पहले तो जो एयर है वो नोस्ट्रल्स के थ्रू कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स से ट्रैकिया में जाएगी, और ट्रैकिया से फिर वो एल्वियोलाई में जाएगी। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मतलब सही तो लग रहा है ना, सही तो लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा, लेकिन फिर भी जैसा कि मैं आपको सिखाती हूँ कि सी और डी ऑप्शन भी एक बार रीड कर ही लिया करो। ऑप्शन सी बोलता है कि भाई नोस्ट्रल्स से एयर जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लंग्स में, और लंग्स से लैरिंग्स में। अरे गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी क्या बोल रहा है? डी भी गलत ही बोल रहा है कि सबसे पहले हवा कहाँ जाएगी, एयर कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी। अरे भैया क्या बात की गई है? बात ये करी गई है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर का रास्ता क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या आप उसको पैसेज भी बोल सकते हो, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इन दोनों नोस्ट्रल्स के साथ, जिनको हम, चलो ठीक है वो मैंने बताया था सेशन में, अभी मैं रिपीट नहीं करूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है। एनीवेज, तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, इन दोनों ओपनिंग्स के साथ, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल्स बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे नाक के बेस में पाए जाते हैं, है ना। हर इंसान के पास 2 नोस्ट्रल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? गुड। कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा कि मैम एक ही है मेरे पास, तो या मेरे पास तो 3 है या 4 हैं। ऐसा नहीं होता, हर इंसान के पास 2 ही नोस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं नोस्ट्रल्स के थ्रू एयर हमारे बॉडी के अंदर जाती है, कहाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आगे बढ़ती है, ठीक है। ये वाली नोस्ट्रल ओपन होती है एक नेजल कैविटी में, ये वाली नोस्ट्रल भी ओपन होती है एक नेजल कैविटी में, है ना। और मैंने आपको ये बताया भी था कि आप सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी नेजल कैविटीज़ को फील ज़रूर किया होगा। उंगली डालते हैं ना कभी कभी नाक में साफ वगैरह करने के लिए, तो जब हम अपनी फिंगर को इस नोस्ट्रल से अंदर की तरफ पुश करते हैं, डालते हैं, तो हमें एक खाली जगह सी फील होती है कि नहीं होती है? वो खाली जगह क्या है बेटा? कैविटी तो है। अब क्योंकि वो कैविटी नाक में है तो अपन उसको बोल देते हैं नेजल कैविटी। तो यहाँ भी एक नेजल कैविटी होती है और यहाँ भी एक नेजल कैविटी होती है, और दोनों नेजल कैविटीज़ को मिला करके हम क्या बोल देते हैं? नेजल पैसेज बोल देते हैं। अच्छी बात क्या होती है कि दोनों नेजल कैविटीज़ जो हैं वो आपस में सेपरेटेड रहती हैं बाय अ सेप्टम, है ना। ये देखो बीच में सेप्टम होता है कि नहीं होता? ये सेप्टम है तभी तो नेजल कैविटीज़ 2 हैं। अगर ये सेप्टम ना होता, ये पार्टीशन ना होता, तो हमें तो केवल एक ही मतलब नेजल कैविटी फील होती कि यहाँ से उंगली डाली और यहाँ से बाहर निकल रही है। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो 2 नेजल कैविटीज़ होती हैं जो आपस में सेपरेटेड रहती हैं बाय अ सेप्टम, जो कि कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख भी दूँ कि एयर पहले कहाँ से कहाँ गई? नोस्ट्रल्स से नेजल कैविटीज़ में गई, नेजल कैविटीज़ में गई। नेजल कैविटीज़ को हम मिला करके नेजल पैसेज भी बोल देते हैं, राइट। फिर नेजल पैसेज से कहाँ जाती है ये हवा? ये जाती है एक छोटे से ट्यूबुलर पैसेज में, जो कि कॉमन होता है फॉर बोथ एयर एंड फूड, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यार से? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फेरिंग्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो नोस्ट्रल्स से एयर अंदर गई, कहाँ? नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज जा करके ओपन हुआ, कहाँ? फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स में क्या हुआ? एयर भी चली गई। अब फेरिंग्स खुद ही बोलता है कि अरे बाप रे, मेरे पास तो हवा भी आ रही है, खाना भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, ओहो हो, लाइफ में बड़ा स्ट्रेस है। तो फेरिंग्स बेटा आगे जा करके उसी स्ट्रेस में क्या होता है, खुद ही 2 ट्यूब्स में डिवाइड कर जाता है। आगे वाली ट्यूब को अपन बोलते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप, और पीछे वाली, उसके बिल्कुल जस्ट पीछे होती है एक और ट्यूब जिसको अपन बोलते हैं ईसोफेगस, फूड पाइप। तो फेरिंग्स खुद ही आगे जा करके 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा। आगे वाली ट्यूब को हम बोलेंगे ट्रैकिया, पीछे वाली ट्यूब को हम बोलेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस में तो खाना जाना है, पानी जाना है। एयर कहाँ जाएगी? एयर जाएगी ट्रैकिया में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फेरिंग्स से एयर
कहाँ जाने वाली है? उसके पाइप में, विंड पाइप में, मतलब कि ट्रैकिया में। फिर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रैकिया के अपर पार्ट में, जैसे कि सपोज ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, 12 सेंटीमीटर बेटा लंबी ट्यूब ही तो होती है, मस्कुलर ट्यूब, बहुत ऐसी लंबी भी नहीं होती, छोटी सी ट्यूब होती है 12 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिया है बेटा, इसके अपर पार्ट में लैरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ ताकि आपको ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ये, ठीक है। सो ये ट्रैकिया है और ट्रैकिया के अपर पार्ट में क्या होता है, ये लैरिंग्स होता है, जिसको कि अपन वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। सो दिस इज लैरिंग्स। और नीचे क्या है, नीचे है ट्रैकिया। तो प्लीज ध्यान रखना कि ट्रैकिया के अपर पार्ट में एंटीरियर पार्ट में लैरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि एयर आ रही थी, ये एयर है, कहाँ से आ रही थी, फेरिंग्स से आ रही थी बच्चों। एयर जो है वो फेरिंग से आ रही थी, उसको जाना कहाँ था, जाना था ट्रैकिया में, लेकिन ट्रैकिया के अपर पार्ट में क्या आ गया, लैरिंग्स। तो सबसे पहले, इससे पहले कि एयर ट्रैकिया में पहुंचे, वो कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी लैरिंग्स में। एयर आ रही थी फेरिंग्स से, कहाँ जाना था, ट्रैकिया में, लेकिन ट्रैकिया के अपर पार्ट में क्या आ गया, लैरिंग्स। तो सबसे पहले हवा बोलती कि चलो ठीक है हम यहीं चले जाते हैं। तो इसीलिए सीक्वेंस क्या बनता है, सीक्वेंस बनता है कि फेरिंग्स से हवा निकल करके जाएगी लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से फिर आगे बढ़ करके कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में, यानी कि विंड पाइप में, ठीक है। अब क्या होता है, थोरैक्स या थोरैसिक कैविटी के आप बोल सकते हो कि रीजन में आकर के जो ट्रैकिया होता है, ये भी फर्दर 2 और ट्यूब्स में डिवाइड कर जाता है। याद आया कि नहीं आया, ये थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करके बता देती हूँ तो शायद और आपको समझ में आए। हम कहाँ थे, हाँ हम यहाँ थे, देखो यहाँ पे बेटा, दिस इज ट्रैकिया, विंड पाइप है ना, और थोरैक्स रीजन में आकर के, यहाँ पर आकर के ये खुद ही 2 ट्यूब्स में डिवाइड कर जाता है। ये रही एक ट्यूब और ये रही दूसरी ट्यूब। इन दोनों ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। सिंगुलर होता है ब्रोंकस, प्लूरल होता है ब्रोंकाई, ठीक है। ये है लेफ्ट ब्रोंकस और ये है राइट ब्रोंकस। ये दोनों ही ब्रोंकस बेटा करते क्या, दोनों ब्रोंकाई करते क्या है, एक एक लंग में एंटर कर जाते हैं। जैसे कि ये जो लेफ्ट ब्रोंकस है, ये एंटर कर जाएगा लेफ्ट लंग में, और ये जो राइट ब्रोंकस है, बेटा, ये भी क्या करेगा, एंटर कर जाएगा राइट लंग में। तो ट्रैकिया आया, थोरैक्स रीजन में आकर के खुद ही डिवाइड कर गया 2 ट्यूब्स में, जिनको अपन बोलते हैं क्या, ब्रोंकाई। हर एक ब्रोंकस एक एक लंग में एंटर कर जाएंगे। ये देखो यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो दोनों ब्रोंकाई गए हैं एक एक लंग में, ये लंग के अंदर जा कर के दोनों ही ब्रोंकाई अपनी रिस्पेक्टिव लंग्स के अंदर जा कर के फर्दर और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। पूरा ट्री बन जाएगा, जैसे कि एक पेड़ नहीं होता, उसका एक मोटा सा ट्रंक होता है, तना होता है, फिर उससे ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस से और ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस से और ब्रांचेस निकलती है, तो पेड़ कितना घना हो जाता है। यहाँ पर भी वही होने वाला है कि जो दोनों ब्रोंकाई गए हैं रिस्पेक्टिव लंग्स में, अंदर जाकर के क्या करेंगे, और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर जाएंगे। मान लो कि इनको आपने क्या बोल दिया, प्राइमरी ब्रोंकाई बोल दिया, इनको आपने क्या बोल दिया, प्राइमरी ब्रोंकाई बोल दिया दोनों को। तो ये अंदर जाकर के और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड करेंगे, जिनको अपन बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये बन गए देखो सेकेंडरी ब्रोंकाई अंदर जाकर के और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएंगे, टर्शरी ब्रोंकाई। देखो ये क्या बन गए, टर्शरी ब्रोंकाई और अपने आप को फर्दर पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड करेंगे, जिनको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से,
कुछ इस तरीके से। प्राइमरी ब्रोंकाई ने डिवाइड करा, सेकेंडरी ब्रोंकाई बन गए, सेकेंडरी ब्रोंकाई ने डिवाइड किया, देखो टर्शरी ब्रोंकाई बन गए। टर्शरी ब्रोंकाई अपने आप को और पतली पतली ब्रांचेस में या ट्यूब्स में डिवाइड करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स भी अपने आप को और पतली 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 ट्यूब्स में डिवाइड करते जाते हैं। अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, अल्टीमेटली बन जाते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये देखो ये क्या है, ये तीनों हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये तीनों हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, अभी हम आपको केवल यही 3 दिखा पा रही हूँ, ठीक है। इनको अपन बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। फिर क्या होता है, अब एक ये समझो कि हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड पर, हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड पर पतली पतली सी डक्ट्स पाई जाती हैं। जैसे कि देखो ये क्या है, एक टर्मिनल ब्रोंकियोल है, ये वाला, ये है एक टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये इसके एंड पर देखना पतली पतली सी डक्ट्स पाई जाती हैं, पतली पतली सी ऐसी डक्ट्स पाई जाती हैं। ये देखना, ये पतली पतली सी ऐसी डक्ट्स पाई जाती हैं ये। और हर एक डक्ट से फिर जुड़ता है क्या, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर या एक कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं एल्वियोलस। तो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और अपने आप को पतली पतली ब्रांचेस में, ट्यूब्स में डिवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम, टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई से बनते हैं फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से हम बनते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड पर लगी होती हैं छोटी छोटी सी पतली पतली सी डक्ट्स, और हर एक डक्ट के एंड पर लगा होता है एक सी शेप का स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक, जिसको हम बोलेंगे एल्वियोलस। तो ये देखो ऐसे गुच्छे गुच्छे में लगे होते हैं क्या, एल्वियोलाई। सिंगुलर होता है एल्वियोलस, प्लूरल होते हैं एल्वियोलाई। तो बहुत सारे एल्वियोलाई बेटा हमारी दोनों लंग्स में पाए जाते हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई हमारे दोनों लंग्स में पाए जाते हैं। मतलब कि एल्वियोलाई के मामले में हम सब क्या है, बहुत ही करोड़पति टाइप के हैं, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर के एयर का पैसेज हम पढ़ रहे थे। तो ट्रेकिया तक तो देखो आ गई थी एयर, है ना, ट्रेकिया तक तो आ गई थी एयर। फिर क्या होगा, फिर एयर कहाँ जाएगी, फिर वो एयर जाएगी दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर वो जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल्स में, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। फिर ये जो डक्ट्स होती है इनको अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट से कहाँ जाएगी फिर एयर, अल्टीमेटली एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगी। तो ऐसे लिख दें यहाँ पर, ट्रैकिया से कहाँ पहुँचने वाली है एयर, एल्वियोलाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड अल्टीमेटली एल्वियोलाई। तो ये पूरा बन गया क्या, सही सीक्वेंस एयर के पैसेज का जब हम इनहेल करते हैं। तो यही पैसेज जो है बेटा हमको ऑप्शन बी में दिख रहा था, और इसीलिए मैंने कहा था कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी लग रहा है, ठीक है। आपको भी लगा था कि नहीं लगा था, लगना चाहिए बच्चों, लगना चाहिए। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मैंने क्या बताया था, जैसे कि ये फेरिंग्स है, ठीक है, ये फेरिंग्स है, ये कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर, फूड एंड एयर। हवा भी यहीं आती है और खाना भी यहीं आता है। आगे जाकर के दो ये और पतली पतली ट्यूब में डिवाइड कर जाता है। आगे वाली ट्यूब को अपन क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, और पीछे वाली को ईसोफेगस। पढ़ चुके हैं उसके बारे में भी, और पिछले लेक्चर में भी अपन ने बात करी थी ईसोफेगस के ऊपर, याद करो। अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, खाना आया, सपोज ये खाना आया फेरिंग्स में, बगल कैविटी से हमने खाने को अंदर निगला, स्वॉलो किया, कहाँ गया खाना, फेरिंग्स में आ गया। अब जैसे ही खाना फेरिंग्स में आया, खाना बोलता है कि अइला आगे जाने के तो 2 रास्ते हैं, मैं आगे वाली ट्यूब ट्रैकिया में भी जा सकता हूँ, मैं पीछे वाली ट्यूब ईसोफेगस में भी जा सकता हूँ। अब अगर पीछे वाली ट्यूब ईसोफेगस में गया खाना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ईसोफेगस तो है ही उसका प्रॉपर रास्ता, वहीं से तो खाने को जाना चाहिए कायदे से। नियम क्या बोलता है, नियम यही बोलता है कि फेरिंग से खाना कहाँ जाना चाहिए, ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या करेगा, फिर खाने को स्टमक तक लेकर के जाएगा, तो सही रूट तो कायदे से वही होना चाहिए। लेकिन ये शैतान है खाना, ये बोलेगा कि नहीं भैया मैं तो क्या करूँगा, मैं तो जो ना ट्रैकिया में चला जाऊँगा। अब बेटा अगर खाना ट्रैकिया में गया तो क्या होगा, यहाँ पर आकर के तो ये फंस जाएगा ट्रैकिया में। ईसोफेगस में तो क्या होता है, ईसोफेगस में तो वो होता है पेरिस्टालसिस,
ईसोफेगस की जो मस्कुलर वॉल्स होती है ना, वहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, जिससे कि खाना जो है ना नीचे मतलब अटकता नहीं है, यहाँ पर नीचे उतरता जाता है और अल्टीमेटली स्टमक तक पहुँच जाता है। लेकिन ट्रैकिया में क्या होगा, ट्रैकिया में तो जाकर के खाना फंस जाएगा। खाना फंसने से क्या होगा बेटा, जो ऊपर हवा है ना फिर वो अंदर आ पाएगी, ना अंदर की हवा बाहर निकल आएगी। इंसान सफोकेशन से, चोकिंग से मर सकता है। इसीलिए मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते खाना मत खाया करो, आराम से खाना खाया करो, खाने को फील करके, प्रॉपर्ली टेस्ट उसका सेंस करके खाया करो। आई बात समझ में? तो ऐसा ना हो भैया कि ट्रैकिया में खाना चला जाए। इसीलिए ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है, जो उसका माउथ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैकिया का जो माउथ है बेटा, जो उसकी ओपनिंग है, उसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। तो इस ग्लॉटिस का मुंह जो है, मतलब ग्लॉटिस को कवर करना ज़रूरी है भाई। जब हम खाने को निगलते हैं, जब खाना फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से जब खाने को ईसोफेगस में ही हमें भेजना होता है, तो इस समय ज़रूरी ये है कि हम ट्रैकिया की जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, इसको हम बंद कर दें। क्यों? अगर ये ओपनिंग ही बंद हो जाएगी, मुंह ही बंद हो जाएगा ट्रैकिया का, तो खाना बोलेगा ओफो, ये जो आगे वाली ट्यूब है तो ये तो बंद हो गई है, अब मुझे ना चाहते हुए पीछे वाली ट्यूब में ही जाना पड़ेगा, है ना। ट्रैकिया बोलेगा कि, ट्रैकिया नहीं सॉरी, खाना बोलेगा कि ओफो, ये जो आगे वाली ट्यूब थी ना ट्रैकिया, इसकी तो ओपनिंग ही बंद हो गई, इसका तो मुंह ही बंद हो गया, मैं कहाँ कैसे जाऊँ। चलो कोई बात नहीं, मैं पीछे वाली ट्यूब में चला जाता हूँ, मैं ईसोफेगस में चला जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसकी जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, इसको बंद करना ज़रूरी है। तो बंद करने के लिए क्या होता है? ढक्कन होता है, ढक्कन। कुछ इस तरीके से, ये देखो दूसरे कलर से बनाती हूँ, रुको। कुछ इस तरीके का एक ऐसा ढक्कन जैसा प्रेजेंट होता है ग्लॉटिस के ऊपर। ग्लॉटिस के ऊपर है, इसलिए नाम रख देते हैं क्या? एपीग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है ऊपर, और क्योंकि ग्लॉटिस के ऊपर है ये ढक्कन, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? एपीग्लॉटिस। ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रैकिया की ओपनिंग ग्लॉटिस को कवर कर लेता है जब खाना फेरिंग से ईसोफेगस में उतर रहा होता है। तो जब खाना उतर जाता है तो फिर ये मस्त ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, चलो, तो सवाल यही था कि द स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इट शुड बी ऑप्शन डी, एपीग्लॉटिस, है ना। फेरिंग्स नहीं, लेरिंग्स नहीं, ग्लॉटिस तो ओपनिंग ही है ट्रैकिया की। सही जवाब क्या होगा? एपीग्लॉटिस, ढक्कन होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन इन लंग्स अल्टीमेटली रीचेस। ऑक्सीजन जो है बेटा लंग्स में अल्टीमेटली कहाँ पहुँचती है? ऑप्शन ए एल्वियोलाई, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी ब्रोंकस, या लास्ट ऑप्शन डी ब्रोंकियोस। तो मेरे हिसाब से तो हमने अभी पूरा का पूरा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है एयर का पैसेज समझा है ना। तो मुझे लगता है कि अब तो ये आपसे सवाल बहुत ही आसानी से बन जाना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एल्वियोलाई। हमारे दोनों लंग्स में ढेर सारे एल्वियोलाई होते हैं, तो अल्टीमेटली एयर कहाँ पहुँचती है? एल्वियोलाई में ही पहुँचती है। ठीक है, वही है फाइनल डेस्टिनेशन। चलिए नेक्स्ट, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ लंग्स में तो आप ये बोलोगे कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है एयर की? एल्वियोलाई, है ना। लंग्स में तो क्या होती है एयर की फाइनल डेस्टिनेशन? एल्वियोलाई। ठीक है, चलो अब इसी अच्छी बात पे हम एक काम करते हैं, अपने अगले सवाल के ऊपर आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लंग्स आर कवर्ड बाय। लंग्स के ऊपर बेटा, लंग्स देखो मैंने आपको बताया था कि दोनों बहुत सेंसिटिव होते हैं, अंदर का मामला बहुत सेंसिटिव होता है। लंग्स जो है अपने काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो जितने सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जितने डेलिकेट ऑर्गन्स हैं बेटा, उनके ऊपर कवरिंग तो होनी चाहिए, तो मतलब प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। तो लंग्स के ऊपर भी क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का ही आपसे नाम पूछा गया और कुछ नहीं। ऑप्शन ए पेरिकॉन्ड्रियम, ऑप्शन बी प्लूरल सैक, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम, या लास्ट ऑप्शन डी पेरिस्टोमियम। सब कुछ पी से है, बताओ कौन सा पी हम यहाँ पर चूज करें? लंग्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसका नाम क्या है? आई होप आप सभी बच्चों ने मार्क करा होगा ऑप्शन बी प्लूरल सैक, या आप इसको प्लूरा भी बोल सकते हो। आप इसको प्लूरा भी बोल सकते हो। लंग्स के ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको अपन बोलेंगे प्लूरा, जो कि एक्चुअली दो मेम्ब्रेन्स की बनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और दोनों ही मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस होती है जहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको अपन बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, उसका नाम क्या है? प्लूरा, जो दो मेम्ब्रेन्स की बनी होती है।
ठीक है, उसको आप प्लूरल सैक भी बोल सकते हो, प्लूरा या प्लूरल सैक। कूल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आ चुका है, आ जाओ मैच कर लेते हैं, मैचिंग। क्या बोला जा रहा है, मार्क द स्ट्रक्चर्स लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विद द फंक्शनल नेम्स गिवन अंडर कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, देखो कॉलम 1 में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जैसे कि लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई, एपिग्लॉटिस, और कॉलम 2 में उनके रिस्पेक्टिव फंक्शनल नेम्स दिए हुए हैं। तो रिस्पेक्टिव तो नहीं, लेकिन हाँ आपको हर एक स्ट्रक्चर को उसके रिस्पेक्टिव फंक्शनल नेम के साथ जो है मैच करवाना है। आ जाओ करवा देते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन ऑप्शन ए लैरिंग्स के साथ। लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले, और प्रीवियस लेक्चर में भी अपन पढ़ चुके हैं, वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। कहीं दिख रहा है क्या, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, हाँ ये दिख रहा है, ये देखो ये। तो ए को यानी कि लैरिंग्स को हम मैच करा सकते हैं आर ऑप्शन के साथ, वॉइस बॉक्स के साथ। तो ये तो हमने एक मैच कर लिया। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन बी में ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या होता है, विंड पाइप। देखो कहीं दिख रहा है क्या विंड पाइप, हाँ ये दिख रहा है, ये। तो बी ट्रैकिया को हम मैच करा सकते हैं एस विंड पाइप के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हम बलून लाइक स्ट्रक्चर या सैक भी बोल सकते हैं। कहीं दिख रहा है क्या ये सैक वर्ड, हाँ देखो ये क्यू में दिख रहा है, एयर सैक। तो सी एल्वियोलाई को हम मैच करा सकते हैं क्यू एयर सैक के साथ। तो सी एल्वियोलाई को हमने मैच करवा दिया क्यू एयर सैक्स के साथ। नेक्स्ट क्या है, लास्ट ऑप्शन डी एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को हम और क्या बोल सकते हैं, बचा क्या है, देखो दो ही ऑप्शन बचे हैं, पी एंड टी। टी क्या बोल रहा है, कॉमन पैसेज। तो बेटा कॉमन पैसेज तो क्या होता है, फेरिंग्स होता है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या, ऑप्शन पी। ऑप्शन पी क्या है, लिड ऑफ द लैरिंग्स, सही बात है। तो एपिग्लॉटिस को जाकर के मैच करा दो किसके साथ, पी के साथ, मतलब कि डी का हो जाएगा पी। अब देख लो भैया ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अपनी ये सही मैचिंग बता रहा है। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी है, ए का आर, बी का एस, सी का क्यू, नहीं ये नहीं है, बी नहीं है, सी का क्यू, और अच्छा डी है, डी ए का आर, बी का एस, सी का क्यू एंड डी का पी, है ना, यही है। तो बस मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, विच वन प्रोटेक्ट्स द लंग्स। इनमें से कौन है बेटा जो लंग्स को प्रोटेक्शन देता है, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, या ऑप्शन डी बोल रहा है कि अरे सब देते हैं। डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, याद करो ना, रिबकेज बनता है कि नहीं बनता है, जो हमारी पसलियां होती हैं जिनको अपन रिब्स बोलते हैं, वो रिब्स क्या करती हैं, लंग्स के अराउंड एक केज, एक जाल बना देती हैं। कैसे, तो सामने बेटा होती है क्या, ब्रेस्ट बोन, जिसको अपन स्टर्नम भी बोलते हैं। जैसे कि सपोज ये क्या है, एक चपटी सी ऐसी बोन होती है जिसको अपन बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। और इसी स्टर्नम से क्या होता है, अपनी पसलियां जुड़ी होती हैं, अपनी रिब्स जुड़ी होती हैं आगे की तरफ, है ना, वेंट्रल साइड में बॉडी की, कुछ इस तरीके से। और पीछे जाकर के यही रिब्स, जुड़ जाती हैं किसके साथ, तो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ, मतलब वर्टिब्रल कॉलम से। तभी तो बेटा बनता है क्या, एक जाल, ठीक है। तो पीछे आ जाएगी आपकी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, तभी तो एक केज बनता है कि आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, और दोनों से जुड़ी हुई है क्या, हमारी रिब्स। तो एक जाल बन जाता है, केज बन जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिब केज। और रिब केज के अंदर ही क्या होता है, हमारी दोनों लंग्स और हार्ट पाया जाता है। तो ये सभी बेटा क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि मिल करके क्या करते हैं, रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं, रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से हिस्से में अभी तक, देखो वैसे तो अभी तक हमने ऐसा ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात नहीं करी है, पर जितना भी हमने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है अभी तक प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा बहुत तो आपको मैंने देखो गैसेस एक्सचेंज पढ़ाया था, है ना। तो आप ही बताओ कि कहाँ हो सकता है, ऑप्शन ए एल्वियोलाई में, ऑप्शन बी फेरिंग्स में, ऑप्शन सी लैरिंग्स में, ऑप्शन डी ट्रैकिया में। हम क्यों बोलते हैं कि लंग्स में फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है एयर की, एल्वियोलाई। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि बेटा वाकई में एल्वियोलाई के ही लेवल पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। याद करो मैंने आपको बताया था कि जो एल्वियोलाई होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है। और एक और चीज़ तुम लोग को मैंने बताई थी कि हर एक एल्वियोलस के अराउंड ब्लड कैपिलरीज का एक इंटेंस नेटवर्क होता है।
हर एक एल्वियोलस बोलता है कि भैया मेरे पास ना ब्लड कैपिलरीज पर्याप्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में होता है ब्लड, और एल्वियोलस बोलता है कि भैया मेरे पास जो हवा आई है उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन जानी चाहिए कैपिलरीज के अंदर के ब्लड को, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आनी चाहिए मेरे अंदर, ताकि उसको मैं फिर बाहर फेंक दूं एक्सेल करके। तो हर एक एल्वियोलस के अराउंड एक बहुत ही रिच नेटवर्क होता है, बढ़िया नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, तो सपोज ये क्या है, एक एल्वियोलस है, और ये क्या है, एक ब्लड कैपिलरी है। अंदर जो एयर आई है, अंदर जो एयर आई है ना बेटा एल्वियोलस में, उसमें क्या है, उसमें भर भर के आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, ऑक्सीजन, ये दिख नहीं रहा होगा तुमको। एल्वियोलस के अंदर, एल्वियोलस के अंदर जो एयर आई है उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। और ये जो ब्लड है बेटा, ब्लड की तो क्या ही बोले, ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो तुमको क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है, चीज़ों की टेंडेंसी होती है बेटा कि वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। तो एल्वियोलस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बोलेगी, क्या बोलेगी कि हाय 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 हाय, मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और जो सामने कैपिलरी का ब्लड है उसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मुझे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, मुँह उठा करके ब्लड में आ जाएगी। वहीं ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बोलेगी कि यार यहाँ पर तो जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सामने एल्वियोलस की एयर में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मुझे अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना पड़ेगा। तो एल्वियोलस की ऑक्सीजन आ जाएगी ब्लड में, और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चली जाएगी एल्वियोलस में। और केवल ये एक एल्वियोलस की कहानी नहीं होती बेटा, हर एक एल्वियोलाई में यही चीज़ होती है, सारी एल्वियोलाई में यही चीज़ होती है। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ, ब्लड में आ गया है ऑक्सीजन, तो अब ये ब्लड क्या करेगा, बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा और हर एक सेल तक जा करके उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, लाइक दैट। ठीक है, तो ये देखो ना, ये हुआ ना गैसियस एक्सचेंज। कहाँ हुआ, तो आपने देखा एल्वियोलाई के लेवल पर हुआ, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के ब्लड के बीच में हुआ, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, डिफ्यूजन होने वाला है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कहाँ आएगी, एल्वियोलाई से ब्लड में आएगी, और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के कहाँ जाएगी, कैपिलरी से एल्वियोलाई के अंदर जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए जो मेम्ब्रेन्स होती हैं या जो वॉल होती है कैपिलरी की और ये एल्वियोलाई की, इनको बहुत ही पतला होना पड़ता है। अगर ये इतनी मोटी मोटी दीवारें हो जाएंगी कैपिलरी की और एल्वियोलाई की, तो ये गैसेस बोलेंगे कि भैया हमको यहाँ से वहाँ आना है, वहाँ से यहाँ आना है, हम जाएं कैसे, दीवार इतनी मोटी मोटी है, हम क्रॉस कैसे करें। इसीलिए एल्वियोलाई की दीवार और कैपिलरी की दीवार बहुत ही पतली होती है। कितनी पतली होती है, तो वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स कैसे होते हैं, चपटे चपटे से सेल्स होते हैं, है ना। स्क्वैमस एपिथेलियम 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल्स कैसे होते हैं, एकदम फ्लैट चपटे चपटे से होते हैं और सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं। सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, लाइक दिस, ये देखो सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, ताकि जो दीवार है वो पतली से पतली बने, ताकि डिफ्यूजन पॉसिबल हो। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर है, उसी की बनी हुई है वॉल। ठीक है, चलो भैया, तो ये हमने देख लिया है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ए एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ये केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्स 1, 2, 3 and 4. Select the option which gives the correct identification and main function and or characteristic. ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना आपको एक अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिख रहा होगा। अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए जूम इन कर देती हूँ, लाइक दिस, ये देखो। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा और कर देती हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा क्लियरली। तो अच्छे से देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है मेंशन करने के लिए तुमसे बोला जा रहा है।
ये पहला वाला पार्ट है, तो देखो पहला वाला पार्ट तो मुझे लग रहा है कि ये 100% क्या है, ट्रैकिया ही है ना। पहला वाला पार्ट देखो क्या है, ट्रैकिया है। फिर उसके बाद में दूसरा वाला पार्ट है ना, तीसरा वाला पार्ट, ये जो तीसरा वाला पार्ट है बेटा, ये क्या है, तीसरा वाला पार्ट है एल्वियोलाई। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, सेकेंड वाला पार्ट आप बोल सकते हो कि रिब्स है। और ये फोर्थ वाला पार्ट क्या है, ये देखो डोम शेप का डायफ्राग्म है। आ गए बात समझ में? चलो सारे पार्ट्स अपन ने देख लिए हैं। अब जरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चूज करके जो है ना अपन सही ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि पहला पार्ट क्या है, ट्रैकिया, सही बात है। इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। ये बात मैंने आपको पढ़ाई है कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो वेंट्रल साइड होता है, जैसे कि ट्रैकिया है तो इसका जो वेंट्रल साइड है मतलब आगे की तरफ क्या होती है, इसकी दीवार, इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप की रिंग्स। सी शेप की ऐसी रिंग्स होती हैं जो इसकी दीवार को आगे की तरफ मतलब आगे की तरफ से क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो इन सी शेप की जो रिंग्स होती हैं बेटा, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है कार्टिलेज की। कार्टिलेजनस सी शेप की रिंग्स होती हैं जो ट्रैकिया की वॉल्स को सपोर्ट करती हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, वरना इंसान सफोकेशन से मर जाएगा अगर ट्रैकिया की वॉल्स जो है ना आपस में चिपक गई तो यहाँ पर तो गलत लिखा है। क्या लिखा है, बोनी लिखा है। बोनी नहीं बेटा, बोन्स की नहीं बनी होती है रिंग्स, ये कार्टिलेज की बनी होती है, मतलब ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट क्या है, रिब्स। व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड। यह अभी आपको समझ में नहीं आएगा पर कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको इतना तो बेसिक बता ही देती हूँ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं मतलब जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो रिब्स हैं वो ऊपर उठती हैं। रिब्स ऊपर नहीं उठती हैं बेटा, रिब्स जो है अंदर जाती है। ये तो आप अभी भी अपने लेवल पर फील कर सकते हो। पहले आप क्या करो, इनहेल करो, जोर से सांस अंदर खींचो। तो जब आप इनहेल करोगे आप ये फील करोगे कि आपकी जो रिब्स है, जो आपका रिब केज है वो थोड़ा सा ऊपर उठा है। और जब आप सांस छोड़ते हो, जब आप एक्सहेल करते हो तो आप ये फील करोगे कि आपका जो रिब केज है वो ऐसे अंदर गया है ना। ये आप खुद ही फील कर सकते हो अभी। तो ये गलत हो गया कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो रिब्स ऊपर उठती है, ऊपर नहीं उठती, नीचे जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, थर्ड इज एल्वियोलाई, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि फोर्थ इज डायफ्राग्म, इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। ये भी गलत है। जब हम सांस अंदर लेते, जब हम इनहेल करते तो जो डायफ्राग्म है बेटा वो ऊपर नहीं जाता बल्कि वो नीचे जाता है। क्यों जाता है वो आपको मैं अगले सेशन में पढ़ा दूंगी, मतलब ये भी गलती है। सही कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था, हमने मार्क कर दिया। ओके अब मुझे लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस एंड फाइन हेयर इन द नोस्ट्रल्स। आपको पता है कि जो हमारे नोस्ट्रल्स नहीं बेटा, नोस्ट्रल्स नहीं, यहाँ पर होना चाहिए नेजल चैम्बर या नेजल कैविटीज, है ना। नेजल कैविटीज की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं, फाइन हेयर होते हैं। इनका काम क्या होता है, तो ये फाइन हेयर जिनको अपन नेजल हेयर बोलते हैं और ये जो म्यूकस है इनका काम होता है कि जो भी हमने एयर इनहेल करी है उस एयर में जितनी भी मतलब गंदगी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, एलर्जेंस हैं, पैथोजेंस वगैरह हैं, उन सबको ट्रैप कर लेना ताकि ये जितनी भी आलतू फालतू की चीज़ें हैं ये और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना जाएं। अदरवाइज क्या होगा, एलर्जी कॉज करेंगे, डैमेज कॉज करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है। उसके अलावा ये जो म्यूकस है ये थोड़ा बहुत जो है बेटा एयर को मॉइस्ट करने का भी काम करता है। So these are responsible for trapping the dust particles, allergen, pollen grains and germs that are inhaled with the air. Also mucus क्या करेगा, एयर को moist भी करेगा। ठीक है, चलो तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। आज अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं हमने अपना पूरा टॉपिक भी रिवाइज कर लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और इससे पहले कि हम अपने अगले सेशन में मिले, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो लेक्चर्स को प्लीज़ लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ देख लिया सब्सक्राइब नहीं किया, देखो भी और सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मैं आपको प्रॉपर ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझा दूंगी। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।